हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश के एक समग्र अध्ययन को कंप्लीट किया जा रहा है जो कि परीक्षावाड़ी की किताब पर आधारित है। इसमें अभी तक इसके 16वें चैप्टर तक कंप्लीट किया जा चुका है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वह अध्याय 17 और अध्याय 18 को कंप्लीट करेगा। अध्याय 17 के अंतर्गत ग्राम एवं नगरीय विकास को कवर किया जाएगा और अध्याय 18 के अंतर्गत संग्रहालय, संगठन, संस्थान, विशेष स्थल, पार्क, सिटी को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें अभी तक इसके 14 लेक्चर को कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें लेक्चर अध्याय 2 से अध्याय 16 तक के सभी लेक्चर कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह 15 होगा, जिसके अंतर्गत आज ये 17 और 18 अध्याय जो है उसको कवर किया जाएगा। दोनों लेक्चर को साथ में, दोनों अध्याय को साथ में करने का रीज़न ये है कि आप लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो इसके कारण से आपके 2 चैप्टर को मर्ज करके कंप्लीट कराया जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपको बता दें कि आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जिसके अंतर्गत आता है अध्याय 17 उत्तर प्रदेश ग्राम एवं नगरीय विकास के बारे में। इसके संदर्भ में प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में आता है कि ग्राम्य विकास व योजनाएं, रोजगार योजनाएं। राज्य सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के तहत ग्राम क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों को सुनियोजित विकास हेतु अनेक केंद्रीय, प्रादेशिक व संयुक्त कार्यक्रम या योजनाएं चलाई जा रही हैं। दूसरा आता है राज्य ग्राम विकास संस्थान के बारे में, जो कि ग्राम विकास से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्श कार्यों हेतु 1 अप्रैल 1982 को दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान बक्सी तालाब, लखनऊ की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद के बारे में, जो कि ग्रामीण आवासीय एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 1983 में एक निगमित निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि केंद्र एवं राज्य में 75:25 की भागीदारी में, मतलब कि केंद्र की 75% हिस्सेदारी और राज्यों की 25% हिस्सेदारी के साथ स्वर्णिम जयंती ग्राम स्वराज योजना 1 अप्रैल 1999 से चलाई जा रही थी और 1 अप्रैल 2013 से इस योजना का पुनर्गठन करके इसका नाम ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन कर दिया गया। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु छोटे उद्योगों की स्थापना के सहयोग करना होता है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में, जो कि प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 2 लाख ग्रामीण परिवारों को कम से कम एक महिला सदस्य को समूह एवं अन्य सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से संगठित कर स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राज्य में इस मिशन का शुभारंभ 2013 में किया गया और इस योजना में केंद्र एवं राज्यों की जो हिस्सेदारी है वह 40:60 के प्रतिशत में रहेगी। अब आता है राष्ट्रीय ग्राम्य स्वराज अभियान के बारे में। राष्ट्रीय ग्राम्य स्वराज अभियान पंचायतों या ग्राम सभाओं की क्षमता व प्रभावशीलता में समृद्धि एवं उनके सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में यह योजना वर्ष 2018 से 2019 के बीच चलाई जा रही है और इस योजना में केंद्र व राज्य सरकारों का योगदान 40:60 के अनुपात में होता है। अब आता है जल जीवन मिशन, जो कि केंद्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति संबंधी पूर्ववर्ती त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम का नाम बदलकर 2008-9 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल स्वास्थ्य कार्यक्रम रख दिया गया है और 15 अगस्त 2019 को इसका नाम जल जीवन मिशन कर दिया गया और इसका लक्ष्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति कराना होता है। राज्य ग्रामीण पेयजल योगदान के बारे में, योजना के बारे में, जो कि राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से पेयजल आपूर्ति हेतु 2016 से 17 के प्रदेश में राज्य ग्रामीण पेयजल योजना चलाई जा रही है। सफाई कर्मचारी योजना, जो कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के लिए यह योजना 1 मार्च 2018 से चलाई जा रही है और इस योजना के तहत शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थायी सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, जो कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 1991 से संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना को 11 नवंबर 2019 से नाम एवं नियमों के कुछ बदलाव कर नए ढंग से शुरू की गई है और इस योजना में अभ्यर्थियों को रोजगार शुरू करने हेतु कर्ज दिया जाता है और इस योजना का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलता है जिनके परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के बारे में, जो कि योजना अप्रैल 2005 से चलाई जा रही है और इस योजना का उद्देश्य गाँव में शिक्षित गरीब बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है और इस योजना के तहत 10 लाख तक ऋण दिया जाता है और 2017 में इस योजना को मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के नाम से पुनः शुरू किया
गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है पंचायत मित्र योजना, जो कि 2 फरवरी 2006 को राज्य सरकार में ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक एवं लेखा संबंधी कार्य हेतु इस योजना की शुरू की गई और इस योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक एक पंचायत मित्र की नियुक्ति की जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार योजना के बारे में, जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत राज्य में इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को 22 जिलों में शुरू किया गया और 15 फरवरी 2007 को 17 और जिलों में विस्तार किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक आते आते यह पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक परिवारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के श्रमपरक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है और इस योजना के तहत देय अकुशल मजदूरी का 100% पोषण केंद्र सरकार करती है, जबकि सामग्री अंश पर केंद्र एवं राज्यों की जो भागीदारी होती है वह 75:25 के अनुपात में यह भागीदारी होती है। अब आता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, जो कि गरीबी रेखा के लोगों को 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान देने संबंधी इस योजना को अप्रैल 1996 में इंदिरा आवास योजना के नाम से शुरू की गई थी। यह योजना 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना या मकान का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर या 25 वर्ग मीटर कर दिया गया और इस योजना में केंद्र राज्य की जो भागीदारी है वह 60:40 के अनुपात में यह भागीदारी है और इस योजना की शर्त है कि कम से कम 60% लाभार्थी SC/ST कम्युनिटी से और 15% जो रहेंगे वह अल्पसंख्यक से और 3% आपके दिव्यांग से होने चाहिए। इसके अंतर्गत अलग अलग कम्युनिटी वाइज इसमें परसेंटेज को डिवाइड किया गया है। अब आता है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीयात्मा, बीमारी, आपदा, बीमारी व गरीबी के कारण बेघर हुए लोगों, वन काटांग या मुसहर तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में न आ सकने वाले गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018 से 2019 में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में आवास हेतु लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं और योजना का 100% पोषण राज्य सरकार करती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती उपेक्षित गांवों में मुसहर, वनटांगिया व थारू बहुल गांवों तथा अन्य पिछड़े गांवों में सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत सेना व अर्धसेना बलों में शहीद हुए सैनिकों के गांवों को शहीद गांव घोषित किया जाता है और ऐसे गांवों में संपर्क मार्ग का नाम गौरव पत्र रखा गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के बारे में, जो कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करने व सुव्यवस्थित रूर्बन क्लस्टरों के सृजन करने के उद्देश्य से 2017-18 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना चलाई जा रही है, जो कि केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त योजना के अंतर्गत आती है। अब आता है नगर विकास एवं रोजगार योजनाओं के बारे में, जिसमें पहली आती है राज्य आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का गठन, जो कि नगरीय क्षेत्रों के सुनिश्चित विकास के साथ साथ आवासीय समस्या के समाधान हेतु की गई है और इस विभाग के अंतर्गत कई अभिसरण नीतियां कार्यक्रम संचालित हैं, जो निम्न प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है आवास एवं विकास हेतु परिषद, जो कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने हेतु आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन आवास एवं विकास परिषद गठन 1966 में किया गया और परिषद द्वारा सबके लिए आवास योजना, दुर्बल आय वर्ग आवास, अल्प आय वर्ग आवास जो कि LIG, मध्यम आय आवास MIG, उच्च आय वर्ग आवास HIG योजनाएं चलाई जा रही हैं। विकास प्राधिकरण के अंतर्गत, जो कि प्रदेश में विकासशील नगरों का विकास सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अधीन विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया और प्रदेश में वर्तमान में 28 विकास प्राधिकरण आते हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत, जो कि विशेष महत्व के क्षेत्रों को सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या अधिकरण 1988 के अधीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया और वर्तमान में प्रदेश में 5 विशेष क्षेत्र प्राधिकरण वर्तमान में कार्यरत है। अब आता है आवास बंधु के बारे में, जो कि शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास एवं आवास निर्माण से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन 1997 में आवास बंधु का गठन किया गया।
नेक्स्ट आता है राज्य नगरीय विकास अभिकरण या सूडा के बारे में, जो कि राज्य नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अधीन 1990 में एक नोडल एजेंसी के रूप में सूडा का गठन किया गया, जिसके तहत प्रत्येक जिले में जिला नगरीय विकास अभिकरण संचालित है और इस एजेंसी के माध्यम से शहरी गरीबों के सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाएं संचालित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, आसरा योजना, मोटर बैटरी चालित रिक्शा वितरण योजना, राजीव आवास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान रामपुर, कम लागत सफाई योजना, एकीकृत आवास एवं सिविलम विकास योजना आदि योजनाएं इसी से संचालित की जानी चाहिए। कम लागत सफाई योजना के बारे में तो जो कि सुख से शौचालयों को जल प्रभावित शौचालयों में परिवर्तित कर स्वच्छतापूर्ण जीवन जीने संबंधी यह योजना केंद्र राज्य लाभार्थी को 75:15:10 के सहयोग से यह सूडा योजना चलाई जा रही है। सूडा द्वारा इसे चलाया जा रहा है। अब आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना, जो कि प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक जिले में एक एक नगर पंचायत का चयन कर उनका विकास करने हेतु यह योजना 2018 से 2019 में चलाई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन, जो कि अर्बन के बारे में, जिसमें भारत सरकार द्वारा संचालित यह मिशन प्रदेश में 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया और इसका लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छता के उद्देश्य को प्राप्त करना था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगर निकाय आच्छादित थे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के बारे में, जो कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की जगह केंद्र द्वारा 1 अप्रैल 2014 से शुरू की गई है और इस योजना को प्रदेश में लागू करने का निर्णय 28 जनवरी 2015 को लिया गया और यह योजना 1 लाख से अधिक आबादी वाले प्रदेश के 130 चयनित शहरों में चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र एवं राज्य की 40:60:40 की भागीदारी है, जिसमें केंद्र की 40% और राज्यों की 40% रहती है। और इस योजना का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों के निर्धन बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से आधार पर वेतन युक्त रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करना आता है। अब आता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में, कि सबके लिए आवास उद्देश्य से प्रदेश में यह योजना 21 मार्च 2016 को शुरू की गई और इस योजना के तहत सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें केंद्र एवं राज्य की भागीदारी क्रमशः 60:40 के अनुपात में रहती है, जिसमें पूर्व संचालित राजीव आवास योजना को इस योजना में समाहित कर लिया गया है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के बारे में या अमृत योजना के बारे में, कि केंद्रीय शहरी मंत्रालय द्वारा नगरों में जलापूर्ति, सीवरेज पार्क, वाहन पार्किंग व्यवस्था को ठीक करने हेतु यह योजना जून 2015 में शुरू की गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नगरीय पुंज योजना के बारे में, जो कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास व जन सामान्य को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना 2016 से 17 के बीच चलाई गई। स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि जून 2015 में शुरू किया गया, केंद्र एवं राज्य की संयुक्त योजना का उद्देश्य नागरिकों की आकांक्षाओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप शहर को आदर्श रूप से विकसित करना है और इस मिशन में उन शहरों को प्रोत्साहित किया जाता है जो अपने नागरिकों को गुणवत्तापरक जीवन स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं तथा स्मार्ट समाधान लागू करते हैं। और वर्ष 2018 तक उत्तर प्रदेश के 10 नगर निगम वाले शहरों, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर व बरेली का चयन यह योजना लागू करने के साथ ही की जा रही है। प्रदेश सरकार उपरोक्त योजना में शेष बचे नगर निगम वाले 7 गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, शाहजहां शहरों में 2019 में अपने व्यय में स्मार्ट सिटी योजना भी चला रही है। अब आता है कान्हा गौशाला योजना के बारे में, जो कि नगरों में खुले में घूमने वाले पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के फलस्वरूप होने वाले नुकसान को रोकने के लिए पशुओं के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा 2017 से कान्हा गौशाला योजना चलाई जा रही है। तो ये प्रमुख ग्रामीण एवं नगरीय विकास के स्तर पर गवर्नमेंट के द्वारा केंद्र एवं राज्य के स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही उनके इस बारे में ये विस्तृत व्याख्या थी। अब इनसे रिलेटेड प्रश्नों को कर लेते हैं कि इनसे योजनाओं से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न आते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। अंतर्गत पहला क्वेश्चन आता है कि लखनऊ में निम्न में से कौन से अधिविकरण है, तो इसमें बताना है। ऑप्शन ए आता है जल संस्थान, दूसरा आता है नगर निगम, तीसरा आता है विकास प्राधिकरण और चौथा आता है ढूंढा। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आपके नगर निगम, विकास प्राधिकरण और ढूंढा, यहाँ ये 3 संस्थान अभिकरण स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है, तो यह कब से चलाई जा रही है? 2017 से 18 के बीच में से प्रदेश में आवास विकास परिषद का गठन किए जा रहे हैं। आवास विकास परिषद का गठन 1966 से किया गया। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना शुरू की गई है, तो इस योजना को कब से शुरू किया गया? 2017 से।
नेक्स्ट आता है कि प्रदेश में कितने जिलों में प्राधिकरण गठित हैं। तो इसके अंतर्गत आपके जिलों में प्राधिकरण जो गठित हैं वह आते हैं आपके 28 जिलों में गठित है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अधिकतम कितने रुपए तक के ऋण ग्रहण किए जा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका आता है ऑप्शन बी 10 लाख रुपए। नेक्स्ट आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना संचालित है। तो इस आवास योजना को कब से संचालित किया गया है? 2016 से। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसी गांव मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के पात्र नहीं है। तो इसके अंतर्गत पात्र नहीं के अंतर्गत आता है नदी तटवर्ती गांव। नेक्स्ट आता है कि मध्य नगरीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है। तो यह 2015 से संचालित है। नेक्स्ट आता है कि राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थापित है। तो यह विकास संस्थान आपका लखनऊ में है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित हैं। तो प्रदेश में टोटल 5 विकास प्राधिकरण गठित है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें अयोध्या जो है वह स्मार्ट सिटी मिशन में सम्मिलित नहीं है। आपका वाराणसी, बरेली और अलीगढ़ इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश में कितने शहर चयनित हैं। तो इसके अंतर्गत आपके टोटल 10 शहर इसमें चयनित है। यहाँ पर यह लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास आती है अपनी अध्याय 18 के अंतर्गत, जिसमें संग्रहालय, संगठन, संस्थान, विशेष स्थल, पार्क एवं सिटी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है राजकीय संग्रहालय के बारे में। प्रदेश में पुरातात्विक, कलात्मक, ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं अन्य विशिष्ट धरोहरों को सुरक्षित रखने एवं संरक्षित करने के लिए राज्य संस्कृति निदेशालय के तहत प्रदेश में कई राजकीय संग्रहालय हैं। 31 अगस्त 2002 से ये सभी संग्रहालय नवगठित उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के अधीन आ गए और प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863 में स्थापित किया गया। अब जानते हैं राजकीय संग्रहालय लखनऊ के बारे में, जो कि प्रदेश का वह एक विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है जिसकी स्थापना 1863 में की गई और यह बनारसी बाग के ग्रामीण के प्राणी उद्यान में स्थित यह संग्रहालय कानपुर विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी लखनऊ में इस संग्रहालय में रखी गई है। तो इस लखनऊ के का जो राजकीय संग्रहालय है इसके संदर्भ में प्रमुख विशेषता है। अब आता है राजकीय संग्रहालय मथुरा के बारे में, जो कि इसकी स्थापना 1874 में की गई। यह मथुरा की कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। प्रारंभिक काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक की भारतीय कला विशिष्ट एवं अद्भुत कला संपदा इस संग्रहालय में संग्रहित है और नेहरू और शास्त्री जी के अस्थि कलश भी इसमें रखे गए हैं, ये जो कि राजकीय संग्रहालय मथुरा है। नेक्स्ट आता है राजकीय संग्रहालय झांसी, जो कि अधिग्रहण, संरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन, प्रकाशन एवं शोध की दृष्टि से संस्कृति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा झांसी में 1978 में राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। अब आता है राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर के बारे में, जो कि भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में यंत्र तंत्र, बिक्री कला संपदा, देश के अन्य भागों में प्राप्त कलाकृतियों का संकलन, अभिलेखीकरण, शोध एवं प्रदर्शन कर जन सामान्य को इसके गरिमामय इतिहास की जानकारी प्राप्त कराने के उद्देश्य से 1987 से 88 में गोरखपुर स्थित रामगढ़ परियोजना के तहत संग्रहालय की स्थापना की गई और इस संग्रहालय में संग्रहित कलाकृतियों में बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से संबंधित प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां, वास्तुकला के अवशेष, धातु प्रतिमाएं, लघु चित्र, थंका एवं सिक्के विशेष रूप से उल्लेखनीय और संग्रहालय में 5 वीथिकाएं जन सामान्य के अवलोकनार्थ जो खुली हुई हैं। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या के बारे में, जो कि रामकथा विषयक चित्रों, संगीत, सचित्र, पांडुलिपियों, मूर्तियों, रामलीला व अन्य प्रदर्शक कलाओं से संबंधित सामग्री, अयोध्या परिक्षेत्र के पुरावशेषों, दुर्लभ सांस्कृतिक संपदा एवं प्रदर्शक कलाओं, अनुकृतियों, छायाचित्रों के संकलन एवं उनकी परिरक्षा करने के उद्देश्य से इस संग्रहालय की स्थापना 1988 में तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में की गई है। अब आता है लोक कला संग्रहालय लखनऊ के बारे में, जो कि लोक कलाओं के संकलन, संरक्षण, प्रदर्शन के लिए संग्रहालय की स्थापना फरवरी 1989 में केसर बाग लखनऊ में की गई और इसमें ऐसी तमाम उत्कृष्ट दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह है जिनका प्रचलन या तो सामान्यतः समाप्त प्राय है या फिर उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो गया। इस संग्रहालय के अंतर्गत लोक नृत्यों में डायरमा, लोकवाद्य, लोक आलेखन, लोक आभूषण, मुखौटे, टेराकोटा बर्तन, खिलौने, पोशाक, लकड़ी, पत्थर एवं लोहे निर्मित प्रदर्शन लकड़ी लगभग 1600 की मात्रा में उपलब्ध है और भूमि एवं भित्ति अलंकरण से संबंधित लोक चित्रों का विशाल संग्रह उपलब्ध है और इस संग्रह में क्षेत्रवार
अलग अलग प्रदर्शन हेतु प्रदेश के 5 प्रमुख क्षेत्रों में अलग अलग 5 पीठिकाएं यथा ब्रज, भोजपुर, अवध, बुंदेलखंड और रोहेलखंड का निर्माण कराया गया। अब आता है जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर के बारे में। इस जिले में अनेक महत्वपूर्ण पुरास्थल जैसे शनिचिरा कुंड, भाटी, सोमराभार, कालू पाठक का पूर्वा, अहिरनपलिया, सोहेगोरी, महमूदपुर आदि पर पुरातात्विक संपदा बिखरी पड़ी है। इसके अलावा आसपास के जनपदों में भी धरती के गर्भ से बराबर अतीत की धरोहर निकलती है तथा बिखरी सांस्कृतिक पुरा संपदा संकलित सुरक्षित करने हेतु वर्ष 1989 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर के बारे में। इस संग्रहालय की स्थापना संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के 1995 में की गई थी। यह बनरसिया, कला, कोपिया व देवदह आदि बौद्ध पुरास्थल एवं पावा नामक जैन स्थल से प्राप्त पुरावशेष रखे हुए हैं। यहाँ 3 वीथिकाएं हैं यथा कला वीथिका, छायाचित्रों में बुद्ध वीथिका या विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की प्रतिमाएं आती हैं। अब आता है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज के बारे में, जो कि ऐतिहासिक नगर कानिकुब्जिया, जो कि वर्तमान कन्नौज के नाम से प्रसिद्ध है, ईसा की 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 12वीं सदी ईस्वी के अंत तक उत्तर भारत के महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। यह लगभग 600 वर्ष तक उत्तर भारत का केंद्र बिंदु था और अतः इस क्षेत्र के धरोहरों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए स्थानीय स्तर पर 1975 में एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसे 1996 में राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय बना दिया गया। इस संग्रहालय में प्रागैतिहासिक अस्थि उपकरण, महाभारत कालीन स्लेटी भूरे चित्रित पात्र, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, मूर्तिका, पार्टल, मुद्रा, सील, सिक्के, मृण मूर्ति, हाथी दांत की कलाकृतियाँ, मन की पाषाण प्रतिमाएं संग्रहित हैं और यह संग्रहालय प्रतिहार काल की कलाकृतियों के लिए विश्वविख्यात है। अब आता है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ के बारे में कि प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान के प्रदर्शन एवं उनसे जुड़ी सामग्रियों को संकलित करने के उद्देश्य से 1996-97 में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की स्थापना की गई और इसका औपचारिक लोकार्पण 10 मई 2007 को हुआ। संग्रहालय की प्रथम वीथिका में 10 मई 1857 को मेरठ में घटित घटनाओं और कालीपटन मंदिर में फकीर द्वारा देसी सैनिकों को संदेश देने के लिए 24 अप्रैल 1857 को चर्बी युक्त कारतूस को प्रयोग करने से 85 सैनिकों द्वारा इंकार करने तथा सदर बाजार केस विद्रोह आदि घटनाओं को प्रदर्शित किया गया। दूसरी वीथिका में साहिमल द्वारा बागपत में यमुना नदी पर स्थित नाव का पुल नष्ट करना, सतीचूरा घाट कानपुर की घटना, लखनऊ की रेजिडेंसी, रानी लक्ष्मीबाई की रेजिडेंसी, रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से युद्ध इत्यादि घटनाओं को प्रदर्शित किया गया, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवा, जो कि सिद्धार्थनगर में है। इसके बारे में कि यह पिपरहवा बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण विश्व स्तर पर बौद्ध धर्म स्थल रहा है। यह बुद्ध के अस्थि अवशेषों से भरा हुआ कलश, जिस पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लेख लिपिबद्ध हैं, प्राप्त होने के कारण इसकी प्राचीनता स्वतः सिद्ध हो गई। इस स्थल की महत्ता को देखते हुए 1997 में यहाँ राजकीय बौद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई। अब आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय रामपुर के बारे में, जिसकी स्थापना 21 अगस्त 2004 को हुई और इस संग्रहालय का निर्माण आधुनिक व्यवस्थाओं व अन्य सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए कराया गया और संग्रहालय के मुख्य द्वार पर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को कालक्रमानुसार लिपिबद्ध कर प्रदर्शित किया गया। दर्शकों हेतु निःशुल्क संग्रहालय भ्रमण की व्यवस्था और यह संग्रहालय 2 वीथिकाओं में विभाजित किया गया, जिसमें प्रथम वीथिका बौद्ध धर्म से संबंधित कालों में अनेक स्थानों से प्राप्त अनुकृतियों को कालक्रमानुसार पेडिस्टल को प्रदर्शित करती है और दूसरी वीथिका में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं पर आधारित चित्रों को प्रदर्शित किया गया। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा के बारे में, जो कि जैन कलाकृतियों व अवशेषों के मामले में यह एक विशिष्ट संग्रहालय है और इसमें जैन तीर्थंकरों एवं देवी देवताओं की 64 दुर्लभ प्रतिमाओं को प्रदर्शित किया गया है, जो कि कुषाण, गुप्त और मध्यकाल से संबंधित आती है। अब आते हैं अन्य प्रमुख संग्रहालय के बारे में, जिसमें पहला आता है मोतीलाल बाल संग्रहालय। यह लखनऊ में है। इसे 1957 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट खोला गया। यहाँ बालकों के विकास के लिए ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति संबंधी कक्ष उपलब्ध हैं। अब आता है इसके बाद प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ के बारे में। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान, निरोधक जलापूर्ति, सीवर, नालियों या पोषण से संबंधित अनेक प्रदर्शनीय वस्तुएं हैं। सारनाथ संग्रहालय, इसकी स्थापना सन 1904 में की गई और इसमें भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह सहित ईसा से 3री शताब्दी पूर्व से
12वीं शताब्दी तक की अनेक पुरातन सामग्रियों के व वस्तुओं के भंडार मिले हैं। भारत भवन कला भवन के बारे में केसरी राय कृष्णदास के प्रयासों से 1920 में BHU में स्थापित इस संग्रहालय में भारतीय चित्रकारी, वस्त्र, रत्न भूषण, मुद्राएं, टेराकोटा, पांडुलिपियां आदि संग्रहित हैं। प्रयागराज संग्रहालय, जिसकी स्थापना नगरपालिका द्वारा 1931 में की गई, यह पुरातात्विक कला, हस्तशिल्प की वस्तुएं संग्रहित करता है। राहुल सांकेत्यायन संस्थान गोरखपुर के बारे में, जो कि मोहरें, मृदभांड, मन के सिक्के, प्रस्तर मूर्तियां एवं पांडुलिपियों का संग्रह है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा, जो कि इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र की दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित की गई हैं। अब आता है राजकीय अभिलेखागार के बारे में कि उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना सन 1949 में प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, मंडलीय या जिला स्तर पर कार्यालयों और अर्ध शासकीय संस्थानों की उपलब्ध ऐतिहासिक व प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानांतरण, स्थानांतरित अभिलेखों का वर्गीकरण, पैकिंग व लेबलिंग तथा समुचित वैज्ञानिक संरक्षण करके सुव्यवस्थित ढंग से कॉटन बॉक्स में रखना और शोध छात्रों को इसके अंतर्गत सुविधा देना है। शासन को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना, अभिलेखों की फिल्मिंग एवं फोटोकॉपी से संबंधित सुविधाएं, व्यक्तिगत अधिकारों से दुर्लभ पांडुलिपियों एवं प्रपत्रों को प्राप्त करना है। और इन अभिलेखागारों में 1876 में अभिलेख संरक्षित किए गए, जिसमें 1540 से ये संरक्षित हैं। प्रदेश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें अभिलेखीय धरोहर के प्रति जनसामान्य एवं छात्र छात्राओं में जागरूकता उत्पन्न करने के निमित्त समय समय पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अभिलेख प्रदर्शनियों एवं संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया जाता है। और इस अभिलेखागार के अंतर्गत 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, आगरा में स्थित है, जिसमें पांडुलिपि संग्रहालय या पुस्तकालय प्रयागराज में स्थित है। अब आता है पुरातत्व से संबंधित, जो कि प्रदेश की पुरातत्व सामग्री और स्थलों, स्मारकों के संरक्षण, पुरास्थलों के उत्खनन, पुरातात्विक विषयक विश्लेषण एवं पुरातत्वों से लोक रुचि जगाने के उद्देश्य से 1951 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। और वर्तमान में इसकी कुल 5 क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं, जिसमें झांसी, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और इसके अंतर्गत आती है आपकी प्रयागराज आती है। पुरातत्व संबंधी गतिविधियों को और अधिक गति प्रदान करने हेतु 27 अगस्त 1996 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग कर दिया गया। वर्तमान में इसके द्वारा प्रदेश में झांसी, बांदा, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर जिलों में पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया जाता रहा है। और प्रदेश में इतिहास के अल्पज्ञात पक्षों की जानकारी के लिए विभाग द्वारा मानवाड़ी है, जो कि सीतापुर में है, जाजमऊ कानपुर में, हुलास खेड़ा एवं दादूपुर लखनऊ में, सनीचरा सुल्तानपुर में, मूसा नगर कानपुर में और राजानल का टीला नई ठी भगवान सोनभद्र में, मलहर चंदौली में, लाहौरा देवा की प्राचीन टीले के जमाओं में पुरातात्विक उत्खनन कराए गए हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें इसका पहला प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय आपका राजकीय संग्रहालय लखनऊ आता है। नेक्स्ट आता है कि BB गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, तो यह नोएडा में है। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है, तो यह आपका 3 है। नेक्स्ट आता है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार व्यवस्था या सुविधा केंद्र स्थित है, यह सुविधा केंद्र वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, तो यह आपकी लखनऊ में है। नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह आपका लखनऊ में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यह मेरठ में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान आपका आता है, यह आपका आता है कानपुर में। नेक्स्ट आता है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, तो दलहन शोध संस्थान आपका कानपुर में है। केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है, केंद्रीय उपोषण संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मथुरा में है। नेक्स्ट आता है 13 नंबर का क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, तो प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, गौतम बुद्ध नगर में। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई, तो यह नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसके अंतर्गत बताना है। ऑप्शन ए आता है एग्रो पार्क लखनऊ,
ऑप्शन बी एपरेल पार्क नोएडा, ऑप्शन सी प्लास्टिक सिटी कानपुर, ऑप्शन डी लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एपरेल पार्क आपका नोएडा में नहीं है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बायोटेक पार्क लखनऊ, ऑप्शन बी टोनिका सिटी नोएडा, ऑप्शन सी प्लास्टिक सिटी कानपुर, ऑप्शन डी लेटर टेक उन्नाव पार्क उन्नाव। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें भी ऑप्शन बी आएगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? आपकी सहारनपुर में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह आता है प्रयागराज में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। तो यह जो हैंडीकैप्ड है वह आपका कानपुर में है। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय गिलास एवं अनुसंधान सिरेमिक संस्थान खुर्जा में है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह आपका आता है झांसी में। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौशल अवस्थित है। तो यह गन्ना कौशल जो अवस्थित है वह आता है आपका शाहजहांपुर में। फिर नेक्स्ट आता है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो है वह आता है लखनऊ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। यह परिषद जो है वह आती है लखनऊ में। नेक्स्ट आता है कि भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह जो अनुसंधान संस्थान है यह आपका वाराणसी में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। यह आता है बरेली में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज यह जो संस्थान है लखनऊ में है। नेक्स्ट आता है सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए, जिसमें सूची 1 में बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है जो कि किससे संबंधित है। इस तरीके से इसमें अलग अलग दिए गए हैं। जो बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका नोएडा में आता है, नोएडा के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट जो है वह है आपका लखनऊ में। फिर नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट मेरठ में है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल आपका आगरा में है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी होगा। नहीं, ये आपका गलत है। इसमें आपका कौन कौन सा इस तरीके से मिला होगा, जैसे कि आपका जो पहला वाला है, पहला 4th से है, दूसरा ऑप्शन बी आपका तीसरे से जुड़ा हुआ है और जो आपका तीसरा है वह पहले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोकेशी वाला आगरा में है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल आपका मेरठ में है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 और 2 में आपको सुमेलित करके बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम दिया गया है, भातखंडे संगीत संस्थान, निराला आर्ट गैलरी इसके अंतर्गत बता, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, जो कि 4 3 2 1 के फॉर्म में है, कि इसमें जो आपका 4 3 2 1 के संदर्भ में इस तरीके से कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम आपका जो है वह आपका वाराणसी में है। फिर आपका आता है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में, और आपका जो 4th नंबर का आता है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में आता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ पर स्थित है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आता है आपका ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? तो उत्तर प्रदेश पर सरकार की आगामी निवेश परियोजना डिफेंस पार्क शाहजहांपुर है। नेक्स्ट आता है कि वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई थी। तो इस योजना को आपका 15/11/2012 को शुरू किया गया। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय के अंतर्गत आता है? तो यह सारनाथ है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका लखनऊ में है। यहाँ पर यह प्रश्नों की श्रृंखला से फिनिश होती है और यहाँ पर आपके 2 चैप्टर भी फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।